हेलो फ्रेंड्स, वी स्टार्ट न्यू टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हमने पढ़ लिया है कि भैया क्या करते हैं। वी टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक ऑक्सीजन। अब ये होता है भैया प्रोसेस होती है लंग्स के अंदर की वे क्या करते हैं हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये होती है प्रोसेस काइम में हमारी लंग्स में। अब लंग्स की बात तक तो हमने बात कर ली कि भैया एयर एंटर कर जाती है, लंग्स के अंदर चली जाती है। अब लंग्स के अंदर जाने के बाद में वो कहाँ पहुंचती है, एल्वेलाई में। कहा जाती है एल्वेलाई में। अब एल्वेलाई के बाद में गैसेस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर होती है और कैसे पहुंचती है ये हमको जानना है। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एल्वेलाई के अंदर क्या हुई, एयर इंटर करी, फिर इंटर करने के बाद में ये ट्रांसफर होती है ब्लड में और ब्लड से फिर कहाँ जाती है, टिश्यू में। टिश्यू से ब्लड में कैसे एक्सचेंज होता है ये देखते हैं। तो इसके लिए क्या है कि O2 और CO2 का एक्सचेंज कहीं में होता है, ब्लड और टिश्यू में होता है। इसमें ब्लड और टिश्यू में अब 3 फैक्टर्स हैं जो जरूरी होते हैं एक्सचेंज के लिए। एक तो क्या है, प्रेशर और कंसंट्रेशन। अब प्रेशर और कंसंट्रेशन क्या है भैया, हाई प्रेशर होगा तो उधर से यदि CO2 का प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा कि भैया ऑक्सीजन का उधर प्रेशर कम हो जाएगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। ये उधर चली जाएगी, ये इधर आ जाएगी। उसके बाद में कंसंट्रेशन में भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा। हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा है कि हाई मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वन कंसंट्रेशन तो अनदर कंसंट्रेशन मूव करते हैं कि भैया जो ज्यादा है, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल, इधर वाटर है और इधर ग्लास है, तो दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये जैसे 2 ग्लास है उसमें क्या है, एक में वाटर है एक में शुगर वाटर है, तो दोनों के मॉलिक्यूल्स फिर क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो इधर भी कंसंट्रेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें हम सॉलिबिलिटी ऑफ गैस की। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या है कि अभी जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो कोई प्योर फॉर्म में नहीं है, तो उसमें भी क्या है, कुछ गैसेस मिली हुई है, तो वो क्या होगी, उसकी सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस होती है। उसके बाद में कुछ होती है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की बात करें तो ये क्या है कि यहाँ पे क्या है, टिश्यू की लेयर और एल्वेलाई की लेयर, यदि वो थिक नहीं होगी, मतलब क्या होगी, पतली होगी, तो क्या होगा, एक्सचेंज अच्छा होगा। नहीं तो भैया मोटी लेयर से हम क्या करेंगे, गैसेस का एक्सचेंज करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है ये भी कैसी होनी चाहिए, थोड़ी थिन होनी चाहिए, एकदम ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो प्रोसेस होती है ये काय में होगी, हमारे ब्लड में ट्रांसफर होगा। पहले तो यहाँ से निकल के कहाँ पे गई, ब्लड में। अब ब्लड में एक एंजाइम होता है, एक ब्लड में और प्लाज्मा में, ब्लड और प्लाज्मा में एंजाइम होता है, कौन सा, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब क्या है कि ये CO2 और H2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जिससे ये SCO3 में कन्वर्ट होता है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज फिर क्या करता है, फिर और रिएक्शन करके SCO3 आयंस में कन्वर्ट होता है। अब क्या होता है कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, ये वेरी फास्ट कर देता है रिएक्शन। अभी कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम प्रेजेंट है आरबीसी में भी प्रेजेंट है और प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है। तो ये एक्सचेंज क्या हो रहा है कि भैया CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। तो जब क्या हुआ, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ी, किसमें, आरबीसी और प्लाज्मा दोनों में, तो CO2 से क्या बना, वाटर मिला, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज से क्या बना, SCO3। अब HCO3 आयन बना, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के एंजाइम में फिर HCO3 बना, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये काय में कन्वर्ट हो गया, SCO3 आयंस में कन्वर्ट हो गया। अब जब क्या होगा कि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम SCO3 में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद में कार्बोनिक एनहाइड्रेज SCO3 आयंस में कन्वर्ट हुआ। फिर ये डायरेक्शन में क्या हो जाती है भैया, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ फिर बढ़ गई, या तो ब्लड और प्लाज्मा में, तो फिर क्या होगा, ये जब यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई थी, अब यहाँ पे क्या होगा, CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो जैसे ही CO2 की कंसंट्रेशन इधर आके डिक्रीज हुई तो फिर क्या करेगी, ये रिएक्शन वापस क्या प्रोसीड कर जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, 4 ml ऑक्सीजन को क्या करता है, सप्लाई करता है। कहते हैं 4 ml CO2 को एल्वेलाई में सप्लाई करता है, मतलब 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, 4 ml CO2 को क्या करता है, सप्लाई करता है। मतलब 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी CO2 को सप्लाई करता है, 4 ml CO2 को क्या करता है, ये सप्लाई करता है। अब इसकी ये तो बात होगी कि भैया एल्वेलाई में अब कैसे ये एक्सचेंज होता है, CO2 का और टिश्यू के बीच में कैसे एक्सचेंज होता है। अब ऑक्सीजन तो ऐसे एक्सचेंज हो जाता है भैया, आधा तो 72% तो कौन ले जाती है,
हमारा ब्लड ही लेके जाता है। उसके बाद में 5% कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स ले जाता है और बाकी जो होते हैं वो प्लाज्मा लेके जाती है। ये बाकी प्रोसेस उसमें हो जाती है। और 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना 4 ml CO2 को ट्रांसफर करता है। अब कुछ क्या है कि भैया पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्या है कि ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर के अंदर जो होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन और O2 की। तो भैया हमको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन कितनी होती है 0.03। तो हमने ले लिया अप्रोक्स में 0.03 और CO2 की कंसंट्रेशन होती है 1.59। ये तो हमारी काई में हो गई हमारे एटमॉस्फेयर में। अब हम बात करें काई में एल्वेलाई में। अब एल्वेलाई की बात करें तो एल्वेलाई में क्या होता है कि 104 एल्वेलाई में होती है किसकी कंसंट्रेशन एल्वेलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है 104 और इसकी कंसंट्रेशन होती है 40। अब बात होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो कितनी होगी ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन होगा 95 और ये कितना होगा 40। और इसमें क्या होगा भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो कितनी होगी 45 और ऑक्सीजन की होगी 40। तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर में वैल्यू है।